जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी और मेरी फेवरेट प्रोफेसर अंशु जोशी और आप सब बहुत पसंद करते हैं और एक बार फिर से हम आज के इस सेशन में कई सारे अहम अपडेट्स के साथ आप सबके साथ आए हैं और अहम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंशु जी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। अंबर बहुत-बहुत धन्यवाद इस इतने बढ़िया शो पर मुझे बुलाने के लिए और मैं सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित कर रही हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पर इतना प्यार अपना और दुआएँ देने के लिए। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद। अंशु जी हम सब जानते हैं कि जो कुछ भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है, उस सब के बीच में आए दिन नए-नए अपडेट्स आते रहते हैं। अब नया ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने $100,000 की H-1B वीज़ा पे फ़ी लगा दी है, जिससे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो बिग टैक्स है, उनका अंत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो बॉडी शॉपिंग और ये सब होता था, वीज़ा फ्रॉड्स होते थे, उस सब में इस पे लगाम लगेगी। तो एक तरफ ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर ये कहा जा रहा है हमारे चाहे एक्सटर्नल मिनिस्टर की बात करें या फिर हम ट्रेड एडवाइज़र जो हैं उनकी बात करें, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी ही हो जाएगा। उस सब के बीच में ये सारी खबरें प्लस हमने देखा कि जो दोहा समिट हुई उसमें पाकिस्तान ने इस्लामिक नेटो की बात कही और उसके बाद सऊदी और पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट हो गया। और उसमें ये भी है कि और जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी दरवाज़े खुले हैं। तो कई सारी बड़ी चीज़ें हैं हम ये इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। साथ ही साथ जो अमेरिका है उसको बगराम एयरबेस भी चाहिए, वो फिर बांग्लादेश में भी आ रहा है, उसका ट्रूप्स वहाँ पे हैं। बहुत कुछ चल रहा है, हम अपने रीजन को देखें प्लस ट्रेड नेगोशिएशंस को लेके भी है कि बहुत एग्रेसिवली हो रहा है। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है? अंबर उथल-पुथल की स्थिति वैश्विक राजनीति में बनी हुई है। न सिर्फ ये 2 युद्ध अभी तक नहीं रुक पाए हैं जो रशिया और यूक्रेन के बीच और पश्चिम हुँ, एशिया में इज़राइल और हमास के बीच में लड़े जा रहे हैं। हमने बीते हुँ, दिनों देखा कि किस तरह से इज़राइल ने कतर पर हमला किया। वहाँ पर कुछ हमास के आतंकवादियों की प्रेज़ेंस जानते हुए हुँ, उनको मारने के उद्देश्य से हमला किया गया। लेकिन देखिए आप ये कितना दिलचस्प ये पूरा एंगल है कि कतर जो है वहाँ पर अमेरिका की बेस है और जब अमेरिका से कतर ने ये सवाल पूछा कि भाई अमेरिका का कोई इसमें हवाला या अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं इज़राइल को रोका अमेरिका ने कतर पर हमला करने के लिए, तो अमेरिकन राष्ट्रपति का ये कहना था कि हमारे जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है और जो हमारे रडार्स वगैरह थे देवर ऑन ऑफ मोड एंड हाउ इज इट पॉसिबल। तो एक इसके बाद ओआईसी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस है अंबर, उन देशों ने एक अपनी इमरजेंसी मीटिंग की है अभी पिछले हफ्ते, जिसमें न सिर्फ इजराइल के कतर पर किए गए इस हमले की निंदा की गई है, इसके बाद उन्होंने नाटो की ही तरह अपना जो एक इस्लामिक नाटो है इसको बनाने की बात की है। और वहीं द्विपक्षीय स्तर पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है जो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं अच्छा सिग्नल नहीं है। मैं इसको आगे चर्चा में समझाऊंगी। वहीं हम जी। अगर ट्रंप की ओर आए तो पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को उनके 75वें जन्म दिवस पर सबसे पहले शुभकामना देने वाले राजनेता बने। हाँ, बिल्कुल जी। रात को उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की और फिर हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस बार अच्छे से रेसिप्रोकेट किया, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह के उन्होंने सोशल मीडिया पर उनको धन्यवाद दिया। और उसके बाद अब आज हम देख रहे हैं कि फिर एक नया स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि जो H-1B वीजा है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया से न सिर्फ भारत से जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका 6 साल तक की नौकरी करने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि H-1B वीजा की अवधि जो है वो 3+3 ईयर्स की होती है। तो उस पर पहले 1,500 यूएसडी का शुल्क था जिसको बढ़ा करके ट्रंप ने 1 लाख यूएसडी कर दिया है। तो ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि जो चीन से भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स जा रहे थे, ब्राजील से जा रहे थे, जो दूसरे साउथ ईस्ट एशियन नेशन से जा रहे थे, ये उन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी एक न सिर्फ बड़ा झटका है बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनीज थी जैसे अमेजॉन हुई, माइक्रोसॉफ्ट हुई, गूगल हुई, इन्हें बड़े पैमाने पर फायदा होता था इन H-1B वीजा धारकों की वजह से, क्योंकि उनकी जब हम वहाँ सैलरी को देखते हैं तो वो जो अमेरिकन की जो वहाँ पर काम करते हैं उसकी तुलना में हमें देखने को मिलता था कि कैसे इन H-1B वीजा धारकों की वजह से कंपनियों को बड़ा फायदा होता था, मॉनेटरीली भी और ऑपरेशंस की दृष्टि से भी सीमलेसली काम होता था।
लेकिन अब जो ये ट्रंप ने फैसला किया है, इसको यदि मैं भारतीय मुद्रा के जरिए आपको बताना चाहूँ तो 88 लाख रुपीज अब लगेंगे H1B वीजा के शुल्क के रूप में। तो ये एक धमाका अलग ट्रंप ने कर दिया है, इसके अलग रेपरकशंस होंगे। और यदि हम इसको देखें तो जो कंपनियां अभी अमेरिका में काम कर रही हैं, जो स्टार्टअप्स अमेरिका में हैं, ट्रंप ने तो सोचा होगा कि मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करूंगा, लेकिन ऐसा ना हो अंबर कि ये जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, ये अब अमेरिका छोड़ छोड़ के भागने लगे। अब ये ऐसे देशों की तरफ जाएंगे जहां पर उनको एक सीमलेस ऑपरेशंस करने के लिए एक पूरी जमीन मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ट्रंप ने ये क्या जी। सोच करके इस प्रकार का निर्णय लिया, इससे भी तहलका मचा हुआ है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जो ये तमाम जियो पॉलिटिकल एरियाज हम देख रहे हैं, वहां पर भी संघर्ष की स्थिति तो बनी ही हुई है। जी अमर। जी। अगर हम बात करें अंशु जी, जिस तरह से इस्लामिक नेटो को लेकर ये बात सामने और उन्होंने बहुत अग्रेसिवली पाकिस्तान ने इसको दोहा समिट में पुश किया। हम जानते हैं कि वेस्टर्न जो नेटो है वो 75 साल से वर्ल्ड ऑर्डर को डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल अब बिल्कुल। इसमें इस्लामिक नेटो का जो सामने थ्रेट आ गया, भारत के अगर नज़रिए से देखें, क्योंकि अगर ये इज़राइल को थ्रेट मानकर अगर बनाया जाता तो इज़राइल के साथ तो किसी भी इस्लामिक देश ने अब तक कोई ऐसा कुछ रुख रखा नहीं है फ़लस्तीन को लेके। क्या ये सिर्फ़ आप इसको रेटरिक के तौर पे देख रहे हैं या फिर कोई पावर शिफ्ट है, भारत, ईरान, इज़राइल जैसे देशों को के लिए को थ्रेट मानकर ये क्रिएट किया जा रहा है, आप इसको कैसे देख रही हैं? और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अमेरिका के ही आशीर्वाद से और सब पे हो रहा है। अंबर, पहले तो मैं आपको नाटो की अवधारणा बताना चाहती हूँ ताकि दर्शकों को बेसिक्स पता चले कि नाटो आखिरकार क्या है, क्यों बना था, किस कंसेप्ट पे काम करता है। और कोल्ड वॉर के समय हम देखते हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो इसके बाद 1949 में 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से अमेरिका ने जो अपने लॉबी के मेंबर्स थे, क्योंकि शीत युद्ध शुरू हो चुका था, तो इन तमाम मेंबर स्टेट्स के साथ में अमेरिका ने यूएसएसआर लेड जो लॉबी थी उसका कहीं ना कहीं मिलिट्रल अपोज करने के लिए ये मिलिट्री अलायंस बनाया था। तो एक तो नाटो का स्वभाव समझे, ये क्वाड या I2U2 या G20 या G7 जैसे जो संगठन है उनसे अलग है। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके जवाब में फिर यूएसएसआर की जो लॉबी थी उसने यूएसएसआर के नेतृत्व में वॉरसॉ पैक्ट बनाया। और ये वो समय था जब 50 के दशक में एक तरफ कोरियन वॉर भी शुरू हो चुका था, तो अमेरिका ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सीटो भी बनाया था, साउथ ईस्ट एशियन जो नाटो जिसको कहा जाता है। और इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट में जाकर के वहां पर भी एक मिलिट्री अलायंस अमेरिका ने खड़ा किया था। तो इस प्रकार के जो संगठन बने थे ये मिलिट्री अलायंस थे, और ये अपने आप में एक रियलिस्ट कंसेप्ट है। जब हम थ्योरीज पढ़ाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो उसमें होता क्या है कि हम अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से जो कुछ भी दुनिया में घट रहा है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ते हैं अंबर, तो वो कहते हैं रियलिस्ट दुनिया थी। रियलिज्म कहता है कि दुनिया एनार्किक है, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी। इसके चक्कर में क्या होता है, हर जो देश है उसको अपनी शक्ति को मैक्सिमाइज करके सेल्फ हेल्प के थ्रू अपनी पावर के माध्यम से अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने पड़ते हैं, इसीलिए युद्ध होते हैं। तो रियलिज्म मानता है कि वॉर इनएविटेबल है, आप वॉर को नकार नहीं सकते। थॉमस हॉब्स कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध रियलिस्ट हैं, वो कहते हैं वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल हमेशा चलता रहता है वैश्विक राजनीति में। तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस क्या है, रियलिस्ट कंसेप्ट है जो शक्ति की मिलिट्रल और टेरिटोरियल अवधारणा में विश्वास रखता है। लेकिन अब मजेदार बात समझिए कि इसका जो आर्टिकल 5 है उसमें बात की गई है कलेक्टिव सिक्योरिटी की। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक लिबरल अवधारणा है। लिबरल थ्योरी बात करती है नॉर्मलाइज्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पीस की, मतलब वैश्विक शांति हो नियमों के माध्यम से, वो नियम जो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए और देशों के मध्य लेकर के जाएं। तो अब क्या है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि एन अटैक ऑन वन विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन ऑल। तो नाटो इस सिद्धांत पर काम करता चला आ रहा है। अब दूसरी मजेदार बात ये अंबर की, जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुआ जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, वॉर्सो पैक्ट नलीफाई हो गया, तो नाटो को भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नाटो और स्ट्रेंथन होता गया। तो इसके माध्यम से अमेरिका ने न सिर्फ अपना मिलिट्री वर्चस्व पूरी दुनिया पे बना के रखा, इसने यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेटेड पूर्वी यूरोप के दूसरे देश भी नाटो से जोड़े। यही कारण है कि जब यूक्रेन पर बात आई
तब पुतिन को यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन का नाटो मेंबर बनने का मतलब है रशिया के दरवाजे और खिड़कियों पे अमेरिका और नाटो का आकर के खड़ा हो जाना, जो पुतिन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नाटो का जो ये सिद्धांत है, ये शीत युद्ध से जुड़ा हुआ जो पूरा कंसेप्ट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये बढ़ता चला गया। सो मच सो कि अभी तो हमें नाटो में भी एक पॉलिटिकल डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, जिसमें कि ट्रंप ने अब क्या किया है, नाटो के माध्यम से तमाम देशों को अपने आर्म्स बेचने का काम अमेरिका करता था। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि जो यूक्रेन को सहायता पहुंचाई जा रही है, वो कोई मुफ्त में सहायता नहीं पहुंचाई जा रही है, ये सारा कर्ज है जो अमेरिका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूक्रेन को दे रहा है। तो अब क्या है, अभी वर्तमान स्थिति में ओआईसी नेशंस ने ये डिसाइड किया है कि नाटो की तरह उनका भी अपना एक मिलिट्री अलायंस होना चाहिए। अब ये मिलिट्री अलायंस जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा करवाया है, अमेरिका ऐसा करके पश्चिम एशिया में अपने वर्चस्व को चुनौती क्यों देगा? पहली चीज, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो पैक्ट हुआ वो क्यों हुआ? क्योंकि ओआईसी की इमरजेंसी मीटिंग के बाद जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस बात को स्पष्टता से रखा इस मीटिंग में कि उनका अमेरिका और ट्रंप पर अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा, और वो जिस तरह से अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर अपने आप को महफूज समझते थे, अब नहीं समझते हैं कतर पर अटैक के बाद। इसीलिए उन्होंने ये अपने इस्लामिक नाटो की बात की है। और जो सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, अंबर, इसके मायने समझिए, जो पश्चिम एशिया का पूरा अलाइनमेंट है और जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो होगा यहाँ साउथ एशिया के साथ। तो ये न सिर्फ भारत के लिए ठीक बात नहीं है, आप देखिए कि पहली चीज तो ये, इससे टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि होगा क्या कि पाकिस्तान के लिए कह दिया यूएई ने कि कोई भी अगर पाकिस्तान पर अटैक करता है तो वो सऊदी पर वो अटैक समझा जाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि सऊदी को क्या फायदा मिल रहा है पश्चिम एशिया में, कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, वो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि अब हम सऊदी को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, सऊदी जब चाहे हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स का इस्तेमाल कर सकता है। क्या ये अमेरिका के लिए एक मुफीद स्थिति हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इससे पश्चिम एशिया में न सिर्फ अमेरिका के प्रति जो एक अभी तक वर्चस्व की स्थिति थी और एक कहीं ना कहीं अलाइनमेंट की स्थिति थी वो खराब होगी, यहाँ पर पूरा बैलेंस ऑफ पावर ही गड़बड़ा जाएगा। और दूसरा ये कि ट्रंप को ये चीज समझनी चाहिए कि जिस आतंकवाद का विरोध वो लगातार मुखर होके करते चले आए हैं, इस डिफेंस पैक्ट के बाद पाकिस्तान धड़ल्ले से टेररिज्म को स्पॉन्सर करेगा, और तब ट्रंप क्या करेंगे? दैट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि सऊदी ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान पे कोई भी अटैक सऊदी पर अटैक माना जाएगा, वही कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला प्रिंसिपल। लेकिन इसमें अब भारत की अगर हम बात करें अंशु जी, तो क्या ये है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ युद्ध जैसे स्थिति वापस बनती है तो क्या सऊदी साथ आएगा? और जो सऊदी पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला है और इस्लामिक जो नेटो की जो फॉर्मेशन है, अगर उससे उसकी बात करें तो भारत के लिए क्या सिक्योरिटी क्राइसिस या फिर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें, वो किस तरह के रहेंगे और क्या हम मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजी के लिए तैयार हैं? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु और क्वेश्चन है जो आपने चर्चा से जोड़ दिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सऊदी और पाकिस्तान, पहले तो हम ये समझें कि आज से नहीं, कई वर्षों से दोनों के बीच में बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक संबंध रहे हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि दोनों के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते चले आए हैं। कई सऊदी मिलिट्री प्रोफेशनल्स को पाकिस्तान ने अपने यहाँ ट्रेन किया है और इसकी अच्छी खासी हजारों में संख्या है। तो ये था। लेकिन दूसरा एंगल हम देखें कि सऊदी के साथ हमारे भी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस रहे हैं। अब कारण जो है वो देखिए कि भारत कभी भी अपनी विदेश नीति को जब एग्जीक्यूट करता है तो किसी भी देश पर पहले हमला करने नहीं जाता है। नो फर्स्ट यूज की हमारी नीति है न्यूक्लियर वेपन्स की दृष्टि से, और नो फर्स्ट अटैक हमारी नीति है विदेश नीति की, ओवरऑल विदेश नीति की दृष्टि से। तो भारत कभी भी किसी भी देश पर, इतिहास उठा करके देख लीजिए, हमला करने नहीं गए। लेकिन यदि भारत की सीमाओं पर या भारत की आंतरिक सुरक्षा पर किसी प्रकार का हमला होता है तो फिर भारत चुप भी नहीं बैठेगा। अभी जब पहलगाम अटैक हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बहुत बढ़िया से एक जवाब पाकिस्तान को दिया कि हम आपके सिविलियंस को, शहरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनको हम नेस्तनाबूद कर देंगे, और वो हमने कर दिया। 13 आतंकवादी ठिकानों को हमने तबाह कर दिया था इस बड़े प्रिसाइज, वेल कैलकुलेटेड ऑपरेशन। अब सवाल ये आता है कि यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तब तो सऊदी को भी समझने की बात होगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर तो सऊदी अरब या जो ये तमाम अरब वर्ल्ड के दूसरे देश हैं, इनको भी जवाब देना होगा कि तब वो किस पाले में खड़े हैं।
क्या वे आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वैश्विक स्तर पर उसमें भारत का साथ देने के लिए खड़े हैं, या ऐसे समय टेररिज्म को स्पॉन्सर करने वाले पाकिस्तान का ऐसे देश साथ देंगे? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और मुझे यहाँ लगता है कि यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, पहली बात तो ये मेरी सलाह है कि हमारे जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं या हमारे विदेश मंत्रालय के हवाले से इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए और इस पर एक बात रखी जानी चाहिए कि आपका और पाकिस्तान का जो भी डिफेंस पैक्ट हुआ है, ठीक है, वो आप लोगों की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, लेकिन यदि हमारी आंतरिक सुरक्षा पर और हमारी बॉर्डर्स पर किसी प्रकार का हमला पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया जाएगा। और वहां पर बीइंग आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये आपको भी समझने की आवश्यकता होगी कि पहला अग्रेसर कौन रहा। और टेक्निकली ये जो डिफेंस पैक्ट है इसमें बात ये की गई है कि यदि कोई पाकिस्तान पर हमला करता है तो अंबर ये टेक्निकली समझिए कि हमला करना और हमले का जवाब देना ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। लेकिन पाकिस्तान तो कभी किसी भी उकसावे को मानता नहीं है ना कि, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये आ जाता है कि हालांकि हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात बताई गई, क्योंकि मीडिया क्वेरीज रही, उन्होंने पूछा कि जो सऊदी पाकिस्तान के बीच डिफेंस पैक्ट है उसको लेकर आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल अगर ऐसा हो जाता तो हमारे लिए सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते। तो उस पर उनका जवाब आया है, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसमें बोला है कि हाँ हमको इस बात की जानकारी थी, ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ये जो आर्टिकल 5 नेटो का भी है, क्या वो जो क्लियर हो गया है उसमें आगे की स्थिति को लेकर क्या और हम इस पे देखेंगे, वो तो आगे की बात है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न पावर्स है, जो उनका ट्रेडिशनल डोमिनेंस था, वो चैलेंज हो रहा है। जैसे कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह की ये सारी फॉर्मेशन सामने आ रही है, अमेरिका और यूरोप पूरे वेस्ट की बात करते हैं, तो आप इस पूरा जो ये चीजें हो रही हैं, आप इसको ओवर हाइप्ड समझ रही हैं या फिर वाकई में सारा कुछ शिफ्ट हो रहा है और भारत को भी और ज़्यादा मुस्तैदी से अपनी जो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है? अंबर, यदि मैं पश्चिमी दुनिया की ओर जाऊँ अब, तो एक टेक्टोनिक शिफ्ट तो हो ही रहा है। क्योंकि पहले क्या हुआ, जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब तो नाटो के देश बढ़ चढ़ कर आए, और हम सभी जानते हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है ये यूक्रेन और रशिया के बीच में नहीं हो रहा है, ये युद्ध नाटो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में हो रहा है। और उस समय बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो उस समय इस प्रकार की भी रिपोर्ट्स आई थी, क्योंकि हमने इस पर भी चर्चा की थी, कई शोज पर मैंने चर्चा की थी कि आखिरकार बाइडेन ने डेमोक्रेट होते हुए इस युद्ध में अमेरिका को क्यों झोंका, इनडायरेक्टली ही सही। तो उनकी पॉपुलैरिटी लगातार गिर रही थी अंबर, और उस समय वहां एक जो गन लॉबी बहुत एक्टिव हुई थी। आप याद कीजिए उस समय कितने ये जितने शूटिंग वाले केस हुए थे और अलग अलग चुनौतियां, उस एक डेट क्राइसिस हुआ था अमेरिका के सामने। तो बाइडेन के सामने कुछ आंतरिक चुनौतियां थी। इसी बीच हमने देखा कि रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। इसमें नाटो के देशों ने बढ़ चढ़कर यूक्रेन को शुरुआती फेज में सहायता पहुंचानी शुरू की। पुतिन तो डटे रहे, अड़े रहे, और इस बात के लिए उनकी सराहना भी करनी चाहिए। लेकिन जो ये पश्चिमी देश हैं जिन्होंने नाटो के माध्यम से शीत युद्ध के बाद लगातार अपना एक वर्चस्व कायम रखा था पूरी दुनिया पर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहीं ना कहीं दरकने लगा जब हमने देखा कि इकोनॉमिक रेपरकशंस इन देशों पर धीरे धीरे करके आने लगे। आप देखिए जर्मनी के क्या हाल हुए, फ्रांस को चुनौतियों से दो चार होना पड़ा, ब्रिटेन में तो सोचिए कि वहां प्रधानमंत्री को ही जाना पड़ा। तो जिस प्रकार की स्थितियां इन तमाम शक्तिवान यूरोपियन देशों के सामने बनी, और जो पूर्वी यूरोपियाई देश हैं जो नाटो के ताजे ताजे सदस्य बने, उनके सामने जब इस प्रकार की शर्तें बाइडेन और बाद में अब ट्रंप ने आकर के रखी हैं कि आप अपने बजट का 5% जो है वो डिफेंस को अलोकेट कीजिए और हमसे आर्म्स खरीदिए, तो उनके सामने पहले ही उनकी अपनी आंतरिक इकोनॉमिक चुनौतियां हैं रिजॉल्व करने के लिए। तो अब धीरे धीरे नाटो में ना एक डिवाइड आ गया है अंबर। देयर आर नेशंस जो ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध जो है वो कंटिन्यू रहे। कुछ ऐसे देश हैं जो अभी भी जेलेंस्की के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जेलेंस्की उन्हीं के कहने पर या अमेरिका के कहने पर आज तक इस युद्ध को लड़ रहे हैं, युद्ध में खड़े हुए हैं, तो कम से कम ही शुड गेट अ जस्टिस। और कुछ ऐसे देश हैं जो ये पूर्वी यूरोपियाई देश हैं जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, दे आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो वो चाहते हैं कि या तो नाटो से अब अलग होना तो संभव नहीं है, तो उनको कम से कम ये उनके ऊपर दबाव बनाया जाना बंद किया जाए कि वो अपने बजट का एक बड़ा प्रतिशत जो है, अपने जीडीपी का बड़ा प्रतिशत जो है वो डिफेंस को अलोकेट कर दें। दे डोंट नीड इट। तो नाटो में भी एक हम देख रहे हैं कि राजनीतिक विभाजन धीरे धीरे आने लगा है।
ट्रंप के प्रति अविश्वास की स्थितियां बन रही हैं। और मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि ट्रंप जो ये तमाम इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, ये उनके अपने देश के लिए बड़ी चुनौतियां साबित होंगे। और उनको अपने आसपास देखना चाहिए, सऊदी और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, ओआईसी के देश क्या कर रहे हैं, एशिया में इस वक्त क्या चल रहा है। क्या पाकिस्तान पर वो भरोसा कर सकते हैं? वो पाकिस्तान जहां पर कभी ओसामा बिन लादेन मिला था आखिर में। तो ट्रंप को ये सारे सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, थोड़ा सा इतिहास में झांककर, थोड़ा सा भविष्य की ओर देखकर, और फिर जी। उनको प्रेजेंट टाइम में डिसीजंस लेने चाहिए। अ, आपने बिल्कुल सही कहा अंशु जी, क्योंकि इस्लामिक नेटो की बात करें तो इसका चाइना और रशिया इन सब के साथ जो संबंध है, जो टाइज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और हम अगर इस पूरे एक्सेस को देखें तो क्या ये एक न्यू ग्लोबल पावर एक्सेस का तैयार हो रहा है? और हम भारत के नज़रिए से बात करें तो चाइना के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से बेहतर होने शुरू हैं, रशिया हमारा एक अहम पार्टनर है। तो ये शिफ्ट कैसे देख रही हैं आप? अंबर, एक तो हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है हुँ। और नए जो देश हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पावर लेकर के अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। अंबर, मैं आज अपने दर्शकों के साथ एक और कुछ मिनट्स का समय लेकर के कंसेप्चुअली महत्वपूर्ण बिंदु साझा करना चाहती हूँ। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाती हूँ तो उसमें हम सबसे पहले सिद्धांत पढ़ाते हैं, रियलिज्म पढ़ाते हैं, लिबरल थ्योरी पढ़ाते हैं, नियो लिबरलिज्म पढ़ाते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाते हैं, फेमिनिज्म पढ़ाते हैं, मार्क्सिज्म पढ़ाते हैं। ये तमाम थ्योरीज और इनके अलग अलग स्कूल्स हैं जो हम पढ़ाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रियलिज्म बिलीव्स इन पावर एज द ओनली टूल फॉर स्टेट दैट एक्ट एज द ओनली एक्टर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, और उनका एकमात्र उद्देश्य अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करना। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को हम रियलिस्टिक सिद्धांत से समझ सकते हैं, लेकिन अंबर, शीत युद्ध को भी हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। लेकिन 90 के दशक में जिस तरह से दुनिया बदली है, पावर की डेफिनेशन बदली है। तो पहले जो शक्ति के मायने थे वो टेरिटोरियल और मिलिट्री पावर तक सीमित थे। जोसेफ नाय ने 1992 में टर्म कॉइन की सॉफ्ट पावर। तो इकोनॉमिक पावर और कल्चरल पावर भी शक्ति की डेफिनेशन से जुड़े। इसके बाद हमने देखा ग्लोबलाइजेशन आया, आईसीटी टेक्नोलॉजीज आई, इंटरनेट आया, एमएनसीज आई, और इसके बाद अर्थ की शक्ति को, आर्थिक शक्ति को तमाम जो विकासशील देश हैं उन्होंने समझा और वो इमर्जिंग इकोनॉमीज बने। यहां से चाइना ने एशिया से ऊपर उठकर एक शक्तिवान देश के रूप में अपनी आर्थिक शक्ति को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को, अपने मार्केट को यूटिलाइज करते हुए यूएस को चैलेंज करना शुरू किया। बट इट डजंट मीन कि जो पुराने शक्ति के सिद्धांत पर जिनको हम शक्तिवान देश मानते आए थे, ग्रेट पावर्स, तो चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रशिया हो, अमेरिका हो, उनका वर्चस्व या शक्ति खत्म हो गई। ये तमाम शक्तिवान देश हैं। और अंबर, और सरल भाषा में बताऊं तो यूएनएससी के जो ये तमाम परमानेंट मेंबर्स, तो ये अब तब की बात हो गई। अब हम आज की जिस दुनिया में रह रहे हैं अंबर, मैंने रिसेंटली एक नॉवेल पढ़ के खत्म किया है, AI 2041। काई फू ली ने इसको लिखा है, और यदि दर्शक चाहें और उन्हें मिले तो उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। अब जो आज मैं देख रही हूं, ये शक्ति की अवधारणा फिर बदल रही है। इसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, आपकी मिलिट्री टेरिटोरियल शक्ति के अलावा तकनीक की क्या शक्ति आपके पास है, आप टेक्नोलॉजिकली कितने सुपीरियर हैं, भविष्य के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो हम जिस ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यदि हम उस ग्लोबल ऑर्डर के सिद्धांत को ही देखें तो वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान से हम देख रहे हैं उसको। लेकिन आज के समय में यदि हम देखते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की दुनिया में हम रह रहे हैं, और इस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की दुनिया में जो ये शक्ति के पोल्स हैं अपने आप में यही बदल रहे हैं। तो वो जो हम एक पावर पोल्स की बात करते थे, मल्टीपोलैरिटी की बात करते थे, वो अब मल्टीप्लेक्सिटी में बदल रहे हैं। मतलब अलग अलग थीम्स, पावर की पोल्स नहीं, जो अलग अलग गोल्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट, जैसे फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, जैसे विमेन लेड डेवलपमेंट, जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये तमाम अलग अलग थीम्स हैं जिस पे अलग अलग देश इंगेज और डिसएंगेज हो रहे हैं, और भविष्य में ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस और बढ़ेगी। अब इसमें सबसे ज्यादा शक्तिवान देश वो होगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी के साथ दूसरे देशों के साथ कितना कोलैब कर पाता है, कितना कोलैबोरेशन कर पाता है। सबसे पहले हमने देखा वो देश शक्तिवान होते थे जो दूसरे देशों को अपनी कॉलोनीज बनाते थे। फिर हमने देखा कि वो देश शक्तिवान कहलाए गए जिनके पास आर्थिक शक्ति रही, और अब मुझे लगता है भविष्य में वो देश शक्तिवान कहलाएंगे जिनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा होगी।
और यही कारण है कि भारत जैसा देश आज नवाचार को, स्टार्टअप्स को लगातार बढ़ावा दे रहा है। हमारे पास लगभग 1.5 लाख स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंबर, निश्चित तौर पर ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वैश्विक राजनीति की अवधारणाएं चेंज हो रही हैं, सिद्धांत बदल रहे हैं, और हम देखेंगे कि कैसे जो विज्ञान है उसका एक बड़ा रोल भविष्य की दृष्टि से वैश्विक राजनीति पर जरूर पड़ेगा। अब मैं एक आपसे अंतिम प्रश्न करना चाहती हूँ अंशु जी, वो ये कि अगर जो इस्लामिक नेटो है उसकी आइडियोलॉजी की बात करें, तो क्या ये वाक़ई में जो इनकी यूनिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो रियल है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ जितने भी ये देश हैं आपस में इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ये कितना सस्टेनेबल नज़र आता है आपको, और भविष्य में अगर कोई इस तरह की सिचुएशन नज़र आ बट आप अगर सामने आती है, तो क्या ये मतलब क्राइसिस के समय एक साथ नज़र आएँगे, या फिर ये फ़िलहाल जो कतर पे स्ट्राइक की है उसी को लेकर ये सिर्फ़ फ़िलहाल एक यूनिफाइड दिखने की कोशिश कर रहे हैं? अंबर, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस को देखते हैं, या हम खाड़ी देशों के इन तमाम रिप्रेजेंटेटिव देशों को देखते हैं, तो इनके बीच भी हमने देखा है कि कैसे अलग अलग पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग प्रकार की सरकारें हैं, अलग अलग प्रकार की ओपिनियन है, लेकिन एक जो धागा है जो इन देशों को बांधता है वो इस्लाम का धागा है। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस, और यहीं पर आकर के फिर पाकिस्तान भी अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि किस तरह से जो अरब दुनिया के ये तमाम देश हैं, इन्होंने बायलैटरली अमेरिका के साथ अपने रिश्ते सुधारने का प्रयास किया, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी लेकर के गए, क्योंकि हमने इतिहास में ये भी देखा है कि इनमें से कई देशों के अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। लेकिन अभी हमने बीते कुछ वर्षों में देखा कि किस तरह से, जैसे भारत अमेरिका के हमने संबंधों का एक नया अध्याय देखा, वैसे हमने अरब देशों के परिप्रेक्ष्य में भी इसे होता हुआ देखा। और हम देखते हैं कि इनमें से कई ऐसे देश हैं, हम कतर का ही उदाहरण ले लें, जहां पर अमेरिका की एक बहुत महत्वपूर्ण बेस है। तो अब जो ये अपने एक इस्लामिक नाटो की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये मिलिट्री अलायंस होगा, इसका स्वभाव मिलिट्रल होगा, ये एक कोई कल्चरल अलायंस या कोई इकोनॉमिक अलायंस नहीं होगा। मिलिट्री अलायंसेस कलेक्टिव सिक्योरिटी की अवधारणा पर काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉक्सीज जिस तरह से इन्वॉल्व हैं पूरे अरब वर्ल्ड की राजनीति में, चाहे आप हुतीज को ले लीजिए, हमास को ले लीजिए, हिजबुल्ला को ले लीजिए, तो यहाँ पर भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो किस तरह से डील किया जाएगा? मान लीजिए ये प्रॉक्सीज यदि किसी ऐसे देश पर अटैक करते हैं जो फिर रिटेलिएट करता है, तो फिर किस अवधारणा पर, किस तरह से, कैसे जवाब देंगे? तो ये पूरा सारे जो इसके प्रोटोकॉल्स और चार्टर है ना अंबर, वो बनाना अपने आप में एक लेंदी और जटिल प्रक्रिया होती है। आप जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने जाते हैं, उसका एक चार्टर बनता है, उसके उद्देश्य बनते हैं, उसकी एसओपी बनती है, उससे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, आप ओवरऑल एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पर काम करेंगे, लेकिन आपके किसी प्रॉक्सी ने जाकर के किसी एक संवैधानिक प्रजातांत्रिक देश पर जाकर हमला कर दिया, तो फिर जो अंतरराष्ट्रीय मंच है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस या जो दूसरे अलग अलग संगठन हैं, फिर यदि वे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, तो किस तरह से जवाब दिया जाएगा? क्योंकि जब हम ओआईसी की बात करते हैं, ठीक है, इस्लामिक नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनके माध्यम से जो प्रॉक्सीज एक्टिव रहते हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, उनका एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और रोल यहाँ पर रहेगा। लेकिन ऑल इन ऑल नंबर एक चीज तो है कि इस प्रकार का कोई भी अलायंस पश्चिम एशिया की दृष्टि से, पश्चिम देशों की दृष्टि से, और मैं यदि दक्षिण एशिया की ओर भी आऊं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर को टिल्ट करेगा और नए सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अब खबर ये भी आ रही है, जो ये सऊदी और पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट हुआ उसके बाद हूथीज ने रिएक्शन आया था, और खबर ये भी आई कि सऊदी जाने वाले हैं पाकिस्तानी सैनिक, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीकेशंस तो होने वाले हैं। और ये जो उन्होंने ये एक डिफेंस ये प्लेटफॉर्म ये रेडी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इजराइल थ्रेट तो सिर्फ इजराइल थ्रेट तो नहीं इनके उस पर नजर आता है एजेंडा में, इसमें ईरान भी है और इसमें भारत भी ज़रूर हो सकता है। तो बड़े सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस भारत के लिए भी आगे भविष्य में हो सकते हैं, और इस पर ज़रूर, जैसे कि आपने कहा कि हमारी मिनिस्ट्री को ज़रूर इस पर ये मुद्दा पूरा एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सऊदी के साथ बात करें, सऊदी के साथ हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस और ट्रेड टाइज हैं। रिसेंटली अभी 7th इंडो सऊदी डिफेंस वो हुआ, और उसमें
जॉइंट एक्सरसाइज और ये सारा जॉइंट कुछ एयर एक्सरसाइज होती टेक्नोलॉजी, है, ये सारी बिल्कुल। चीज़ें हुई। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि सऊदी अपने ऑप्शंस को थोड़ा-सा डाइवर्सिफ़ाई भी कर रहा है डिफेंस के कि अगर उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्लस फिर ये भी हो जाता है, तो समझ में नहीं आता जैसे कि आर्टिकल 5 की बात की आपने नेटो की, अगर वो सिचुएशन होती है तो क्या होगा? ये बहुत अहम मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि भारत सरकार को इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है क्योंकि सभी के दिल में एक सवाल पैदा हो रहा है। हालाँकि वो प्रेस नोट जारी किया गया बट मुझे लगता है कि वो काफ़ी नहीं है। अब इस पे और क्लैरिटी की ज़रूरत है क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा गहराती जा रही है। अंशु जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। इस पूरे मुद्दे पर आपने हमारे साथ काफ़ी अहम और इम्पोर्टेंट बिंदुओं को साझा किया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद अंबर, सभी दर्शकों को धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आपका।